कल हमने बात की थी ऑडिट के बारे में। तो हमने 2 सेशन ऑडिट के डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो वीडियो को। तो कल तक हमारा ऑडिट का परिचय और ऑडिट का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करते हैं ऑडिट के सेकंड चैप्टर की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है दोस्तों? अंकेक्षण कार्यक्रम होता है कि जब भी कोई ऑडिटर या अंकेक्षण कार्य करने से पहले जो भी अपना लिखित स्तंभाकार जो प्रारूप तैयार करता है उसे हम ऑडिट अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो अंकेक्षण और उसके सहायकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकार से कार्यक्रम बनाया जाता है जो उन्हें कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों। 2 प्रकार का कौन कौन सा? 2 प्रकार का इसमें होता है दोस्तों। एक तो होता है चालू अंकेक्षण, एक होता है इसके अंदर स्थिर अंकेक्षण। अब हम बात करते हैं कि यह प्रोग्राम लोचशील प्रकृति का होता है। लोचशील प्रकृति का किस प्रकार से होता है कि इसमें जो अंकेक्षण होता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है। इसके कारण इसे लोचशीलता का गुण पाया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम से सहायकों व अंकेक्षण के मध्य कार्यों का विभाजन और उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, क्योंकि अंकेक्षण और उसके सहायकों के बीच कार्य और अंकेक्षण का निर्धारण होता है। जैसे मान लो कोई भी ऑडिटर है, आप देखते हो कि कोई अंकेक्षण है तो वो अंकेक्षण कार्य करने से पहले मान लो किसी बैंक का अंकेक्षण करना है तो वह अकेला तो कर नहीं सकता। उसके लिए उसे 2 प्रकार के कार्य करने होंगे। एक प्रकार के कार्य तो वो जिसमें ऑडिटर के स्वयं की होती है, एक प्रकार के कार्य जो उसके सहायकों द्वारा किए जाते हैं। तो ये कार्य बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके सहायकों को आपस में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि अंकेक्षण कार्यपत्र। एक होता है दोस्तों अंकेक्षण कार्यपत्र। अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण करते समय बनाए गए कार्यपत्र, अंकेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए प्रपत्रीकरण व अंकेक्षण रिपोर्ट, इन सभी को अंकेक्षण कार्यपत्र कहा जाता है। ये अंकेक्षण कार्यपत्र होते हैं जो अंकेक्षण को कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं ये सभी कार्यपत्र अंकेक्षण की निजी संपत्ति मानी जाती है। ये उसकी निजी, ये नीति नहीं है दोस्तों, निजी है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये निजी संपत्ति मानी जाती है अंकेक्षण की। ये निजी संपत्ति होती है जिसे वह खुद स्वयं के बचाव के लिए बचा कर रखता है। अब हम बात करते हैं कि एप्सोविच डिलोन, ये एक मामला था और इस मामले में कार्यपत्र को अंकेक्षण की निजी संपत्ति कहा गया है। इस मामले में अंकेक्षण को क्या कहा गया है कि इसकी निजी संपत्ति का कहा गया है। और ये बात अंकेक्षण कार्यपत्र मानक 230 के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अंकेक्षण कार्यपत्र होती है वो किस मानक के आधार पर तैयार किए जाती है? अंकेक्षण मानक 230 के आधार पर तैयार किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अंकेक्षण कार्यपत्र 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बता दिया। अंकेक्षण कार्य प्रणाली। अंकेक्षण कार्य प्रणाली दोस्तों 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो विस्तृत और गहन जांच होती है। विस्तृत और गहन जांच संस्था की लेखा पुस्तकों की प्रारंभिक प्रविष्टियों से प्रारंभ करते हुए अंतिम खातों तक किए जाने वाले जांच होती है। इसे विस्तृत व लेखा अंकेक्षण कहा जाता है। जब किसी संस्था या व्यवसाय की सभी लेखा पुस्तकों की गहनता से जाँच की जाती है तो उसे क्या कहलाते हैं? विस्तृत जाँच। मान लो किसी अंकेक्षण द्वारा किसी अंकेक्षण कार्य की गहनता से जांच की जाती है, वो क्या कहलाती है? विस्तृत जांच। एक होती है नैतिक जांच। नैतिक जांच दोस्तों पुस्तपालन की तरह का कार्य है। इसमें दैनिक प्रकार से जांच की जाती है। इसमें दैनिक प्रकार से ऑडिटर होता है, वो लेखा बहियों की जांच करता है। इसमें गणितीय शुद्धता की जांच करना नैतिक जांच कहलाती है। जैसे मान लो रोजाना जांच करता है और डेली जो भी गणितीय अकाउंटिंग मिस्टेक होती है उसको ठीक कर देता है। अब हम बात करते हैं जांच अंकेक्षण। इसमें लेन देन की जांच न होकर समूह विशेष में कुछ मदों की जांच की जाती है। इसमें लेन देनों की जांच नहीं होती। समूह, एक समूह होता है, मतलब जितने भी कार्य किए उस समूह के द्वारा अंकेक्षण द्वारा एक कार्य किया जाता है। इसका उत्तरदायित्व कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उत्तरदायित्व कभी नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है कि कार्य क्षेत्र तो होता है कम और उत्तरदायित्व कभी कम नहीं होता। उत्तरदायित्व मतलब चाहे जांच किसी प्रकार से अंकेक्षण करे, चाहे विस्तृत करे या गहन जांच करे, लेकिन अंकेक्षण का उत्तरदायित्व कभी कम नहीं। उत्तरदायित्व तो वही रहेगा जो विस्तृत अंकेक्षण का होता है।
परीक्षण जांच उस परिस्थितियों में की जाती है जब व्यवसाय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत हो। परीक्षण जांच होती है कि मतलब कुछ चुने हुए लेखों की जांच करना। जैसे मान लो कि सारे लेखों में से कुछ सरसरी नज़र से जांच की जाती है, उसे क्या कहते हैं? परीक्षण जांच। यह नियंत्रण प्रणाली मजबूत करती है। और यह जो परीक्षण जांच होती है वह कहाँ ज़्यादा उपयोगी होती है? जहाँ मतलब कार्य विस्तृत हो और गलती की गुंजाइश बहुत कम हो, तो उस जगह विस्तृत जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं कि अंकेक्षण के उद्देश्य क्या क्या अंकेक्षण के उद्देश्य। एक तो दोस्तों ये आप अकाउंट ये स्टैंडर्ड याद रखना। अंकेक्षण मानक 200 के आधार पर कहा गया है। अंकेक्षण के उद्देश्य किस में है? अंकेक्षण मानक ऐसे 200 में बताई गई है। अंकेक्षण के दो उद्देश्य होते हैं, एक होते हैं अंकेक्षण के प्राथमिक और एक होते हैं अंकेक्षण के द्वितीय। प्राथमिक और द्वितीय आपको ऐसे 200 के अंदर मिलेंगे। अंकेक्षण मानक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। 200 के अंदर अंकेक्षण के कार्य बताए गए हैं। प्राथमिक कार्य अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय विवरणों की जांच करना है। ये हमने आपको पहले भी बताया कि अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि वित्तीय विवरणों की जांच करना। जैसे बैलेंस शीट हो गई, पेंडल अकाउंट हो गया और ये ट्रायल बैलेंस हो गए, इन सभी की जांच करना और इन पे अपनी राय प्रस्तुत करना। और एक होता है द्वितीय गौण कार्य। द्वितीय गौण कार्य दोस्तों इसके 5-4 कार्य आते हैं। द्वितीय गौण कार्य में अशुद्धियों का पता लगाना प्रथम कार्य है दोस्तों। अशुद्धियों का पता लगाना सबसे पहले ऑडिटर दोस्तों अशुद्धियों का पता लगाता है। फिर कपट का पता लगाना। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि कपट अंकेक्षण के पकड़ में आए, लेकिन फिर भी कपट का पता लगाना अंकेक्षण का द्वितीय कार्य माना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अंकेक्षण का कार्य है अशुद्धियों व कपट को रोकना। एक प्रकार से जो भी कपट उसके सामने आ रही है, अशुद्धि या गलती आ रही है, उन्हें रोकना ऑडिटर का एक प्रकार से गौण कार्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि कर्मचारियों को नैतिक दबाव डालना। मान लो कि व्यापार में कुछ कर्मचारी ऐसे हो जो घपला वगैरह कर रहे हैं या कपट कर रहे हैं, तो उनको दबाव बना के रोकना। कपट को रोकना प्राथमिक उत्तरदायित्व तो प्रबंधकों का होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। कपट को रोकने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है प्रबंधकों का होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रमाणक क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रमाणक होते हैं कि जो लेन देन किए जाते हैं, लेन देन के सबूत के रूप में प्रमाणक होते हैं। मान लो कोई भी लेन देन किया है, आपने कहीं से माल खरीदा है, तो उसके लिए आपको एक स्लिप दी जाती है या बिल दिया जाता है, तो वो बिल आपका क्या कहलाता है? प्रमाणक। और ये सबूत व गवाह के रूप में काम में लिए जाते हैं। मान लो आपको कोई भी जांच वगैरह होती है तो आपका प्रमाणक सबसे पहले काम आता है। अब प्रमाणक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों मूल प्रमाणक, एक होता है सहायक प्रमाणक। अब हम बात करते हैं कि मूल प्रमाणक कौन सा होता है और सहायक प्रमाणक कौन सा होता है। तो मूल प्रमाणक तो वही होता है दोस्तों जो डायरेक्ट सीधे काम में लिया जाता है। जैसे मान लो नगद के लिए केस मेमो, आपने जैसे नगद खरीदा है माल, तो आपको केस का मेमो बना के देगा। मेमो मतलब एक प्रकार से केस का बिल बना के देगा। एक करिए विक्रय का बीजक। ये दोस्तों बीजक हमेशा करिए और विक्रय उधार करिए विक्रय के अंदर दिया जाता है, तो ये भी मूल प्रमाणक के रूप में माना जाता है। बैंक स्टेटमेंट, मान लो आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, वो ट्रांजेक्शन आप कि अकाउंट में है या नहीं, तो इसके लिए ज़्यादातर बैंक अकाउंट का विवरण होता है, वो काम में लिया जाता है। एक होता है साझेदारी सलेख। मान लो कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई झगड़ा हो गया, कोई और हो गया, तो इसके लिए साझेदारी सलेख होता है, वो पार्टनर्स की केस करने में या अदर काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं गौण प्रमाणक। गौण प्रमाणक या सहायक प्रमाणक, यदि किसी मूल प्रमाणक खो जाता है या जिसमें लेन देन की जांच नहीं किया जा सकता, उसकी जगह जिन प्रमाणकों की सहायता ली जाती है उसे गौण प्रमाणक। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का मूल प्रमाणक हो गया, तो उसके नीचे जो कार्बन कॉपी होती है वो एक प्रकार से गौण प्रमाणक होती है। जैसे मान लो कार्बन कॉपी हो गया, और ये गौण प्रमाणक 2-3 प्रकार की होती है। पैकिंग के लिए बिल और जहाजी बिल्टी,
तो दोस्तों पैकिंग के लिए जो बिल होता है, तो पैकिंग का अलग से माल का बिल हो गया, और पैकिंग के लिए बिल होता है वो आपका गौण प्रमाणक के रूप में काम देगा। ये तभी काम देगा दोस्तों जब आपका मूल प्रमाणक कहीं खो जाए। एक होता है दोस्तों जहाजिबिलिटी। ये जहाजिबिलिटी होती है कि दोस्तों माल को कहीं ले जाने के लिए एक जहाजिबिलिटी दी जाती है। ये भी तभी काम आती है जब आपका मूल प्रमाणक खो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमाणन। प्रमाणन क्या होता है दोस्तों? प्रमाणकों की जांच करने वाला। जैसे मान लो प्रमाणक आपका हो गया, बिल हो गया, और उन बिलों की जांच करने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? प्रमाणन। प्रमाणन का क्या कार्य है? प्रमाणकों की जांच करना। प्रमाणकों की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप अलग से देख लीजिए। प्रमाणक होते हैं, उनकी जांच करने वाले को प्रमाणन। और प्रमाणन क्या होते हैं दोस्तों? अंकेक्षण की आत्मा, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी, अंकेक्षण का सार, अंकेक्षण की नींव और अंकेक्षण के आधारभूत कार्य, अंकेक्षण का प्राथमिक कार्य प्रमाणक कहलाते हैं। तो प्रमाणकों का अंकेक्षण का प्राथमिक कार्य कहलाते हैं, ये प्रमाणक के नाम से जाना जाता है। इनको आप याद रखिए। अब आगे हम कल पढ़ाएंगे दोस्तों। ये आज का हमारा सेशन हुआ। हमारी आज तीसरी क्लास चल रही है, तो दोस्तों हमारी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखिए।